आज की इस ऑनलाइन क्लास में 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत मैं करता हूं। आप सबको पता है कि विजयनगर साम्राज्य के बाद हमारा जो अगला लेसन आता है जमींदार राजा, वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है। तो उस पूरे चैप्टर को छोड़ते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं, शासक और इतिवृत्त। इतिवृत्त शब्द को सुनना होगा। शासक को हम समझते हैं, शासक राजा होता है। इतिवृत्त क्रॉनिकल्स शैली, घटनाओं को क्रमबद्ध या कालानुक्रमित विवरण प्रस्तुत करना, एक के बाद एक सिस्टमेटिकल ढंग से घटनाओं को रखना, ये उनका इतिवृत्त है। इस चैप्टर में हम इतिवृत्तों की सहायता से मुग़ल दरबार के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल, ये शब्द जो है ना, एक्चुअल में मंगोलों से आया है। इस वंश का संस्थापक था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब और इसी क्रम में बहुत सारे शासक होते चले आए। और ये वंश 1857 में बहादुर शाह जफ़र के समय तक चलता रहा। अकबर इस वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। दूसरी बात, मुग़ल दरबार की जो लेखन लैंग्वेज थी, जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज थी, वो थी फ़ारसी। कौन सी थी? फ़ारसी। वास्तव में अगर देखा जाए तो अकबर पढ़े लिखे शासक नहीं थे। उनके पास जितना भी ज्ञान था, उतना ज्ञान उन्होंने हमेशा सुनकर ही प्राप्त किया। अब्दुल रहीम, अबुल फजल, दूसरे जो उनके दरबार के विद्वान थे, उन सब से वो हमेशा सुना करते थे। नस्तकलिक अकबर की पसंदीदा लेखन शैली थी। अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला कहा था। बिहजाद जैसा लेखक या चित्रकार, लेखक नहीं चित्रकार, बिहजाद जो एक प्रसिद्ध चित्रकार था, ये सफ़ावी दरबार की संस्कृतियों को चारों तरफ, यानी कि सूफी परंपराओं को चारों तरफ फैलाने या उनके चित्रों को चारों तरफ फैलाने का महत्वपूर्ण काम इसने किया था। मीर सैयद अली अब्दुल समद जैसे कलाकार ईरान से दिल्ली आए। ये सब इस मुग़ल दरबार में रहने लगे। दरबारी इतिहासकारों व चित्रकारों के द्वारा मुग़ल सम्राटों पर ईश्वर की दिव्य प्रकाश पड़ता है, ऐसा उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की, जनता को बताने की कोशिश की। अकबर के शासन की एक महत्वपूर्ण नीति थी सुलह-ए-कुल, यानी कि संपूर्ण शांति। मुग़ल दरबार में शासक को दिए गए अभिवादन के तरीके थे सिजदा, 4 तस्लीम, जमीबोस, कॉर्निश। देखो, 4 तस्लीम, सिजदा, जमीबोस तो मतलब होता है कि ज़मीन पर सीधा लेट जाओ। सिजदा, पैरों में झुक जाना। ये तरीके थे सम्राट के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एस्टिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य केवल और केवल भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवाद करना था। मतलब इतिहास को दोबारा से पुनर्जीवित करना था। हरम शब्द
हमें मिलता है चैप्टर में कई बार, वो फारसी का शब्द है जिसका स्थान वास्तव में पवित्र शब्द है, लेकिन कुछ स्थानों पर हरम मतलब बादशाह की जो नारियां या रानियां हुआ करती थी उनके रहने के स्थान को भी कहा जाता है। दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा मुग़ल शासकों ने प्रारंभ की। इतिहासकारों की नियुक्ति और फारसी को दरबारी भाषा बनाया गया था। इतिवृत्त फारसी में लिखे गए। अबुल फजल पहला दरबारी इतिहासकार था। दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखे इतिवृत्तियों में शाही विचारधारकों की झलक भी मिलती है। अकबर के काल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम रजम नामा था। इसका मतलब हिंदी में देखा जाए तो युद्धों की पुस्तक कहा जाता है। मुग़ल काल में जो पांडुलिपियों की रचना के लिए किताब खाना की स्थापना की। फ़र-ए-इज़ादी ईश्वर से प्राप्त निसंग प्रकाश, ये मैंने पहले बताया आपको कि जो चित्रकार थे, जो लेखक थे, वो हमेशा चित्रों के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से ये दिखाना चाहते थे कि मुग़ल बादशाह का डायरेक्ट संबंध है ईश्वर से, डायरेक्ट संबंध है अल्लाह से, उनका प्रकाश इन्हें प्राप्त होता था। यही फ़र-ए-इज़ादी का कॉन्सेप्ट कहलाता है। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा और 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। मुग़ल शासक अपनी प्रजा के 4 तत्व जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करते थे। जहांगीर न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उसने किले के बाहर एक जंजीर लगवा दी थी। जिसको भी न्याय चाहिए वो इस जंजीर को हिलाए, जिससे घंटी बजेगी और दरबार में उपस्थित होकर न्याय मांग सकता था। शेर और बकरी या गाय एक साथ बैठने वाला चित्र भी जहांगीर के शासन में न्याय व्यवस्था को दर्शाता है। मुग़ल सम्राटों द्वारा धार्मिक सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रतिष्ठा व सत्ता प्रदर्शन के लिए विभिन्न राजधानियों का चयन किया गया। मुग़ल शासकों द्वारा शिष्टाचार व अभिवादन के विभिन्न तरीकों को अपनाया गया, जो किसी व्यक्ति की हैसियत का परिचायक हुआ करता था। झरों का दर्शन, इसका उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति और उसे बढ़ावा देना था। मुग़ल बादशाहों ने सिंहासनों की वर्षगांठ, ईद, शब बारात, होली, सूर्यवर्ष, चंद्रवर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, नौरोज आदि उत्सव दरबार में मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। विशेष अवसरों पर मुग़ल बादशाह द्वारा पदवी ग्रहण करने की परंपराएं भी थी। अभिजातों द्वारा योग्यता के आधार पर उन्हें पदवियां दी जाती थी। योग्यता के आधार पर, चूँकि जो जितना योग्य है उसको उतनी ही पदवी दी जाती थी। बाबरनामा, बाबर तुर्की में, हुमायूंनामा गुलबदन बेग ने, अकबरनामा अबुल फजल ने, जहांगीरनामा जहांगीर, बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुन लेंगे सब। बाबरनामा, बाबर ने तुर्की लैंग्वेज में, ये बहुत बार पूछा जाता है कि किस लैंग्वेज में लिखी, तुर्की लैंग्वेज में। हुमायूंनामा गुलबदन बेग ने लिखी, जो इनकी सिस्टर थी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, जो इनके गुरु थे या मुग़ल साम्राज्य के या मुग़ल दरबार के पहले इतिहासकार थे अबुल फजल। जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखी और बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी। इबादतनामा एक जगह है जो फतेहपुर सीकरी में बनाई गई है। विभिन्न धार्मिक संतों के विचारों को अकबर यहीं पर सुना करता था। को विभिन्न धर्मों को, जैन धर्म के, सिख धर्म के, हिंदू धर्म के, हर धर्म के विषय में, इंक्लूडिंग इस्लाम धर्म के विषय में भी यहाँ पर बहस हुआ करती थी। अकबर के दरबार में पहला जेसुइट शिष्टमंडल 1580 में फतेहपुर आया था जी। कंधार सफ़ेद एवं मुग़लों के बीच विवाद का कारण हुआ करता था जी। मुग़ल साम्राज्य कई सूबों में परगना, सूबे सरकारों में और परगनाओं में व्यक्ति, यानी कि सूबे, सरकार, परगना ऐसे व्यक्त हुआ करते थे। सार्वजनिक समाचार एवं सूचना का तंत्र बहुत अच्छा था जी। मीर बख्शी उच्च वेतनदाता होता था। दीवान आला वित्त मंत्री, सदर सुदूर मदद मास या अनुदान मंत्री हुआ करता था।
सबसे बड़ी बात है कि जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद पर बैठाया गया, जहाँ ये देखने वाली बात थी कि नूरजहाँ भी ईरानी ही थी। मुग़ल अभिजात वर्ग को उसकी सेवाओं के लिए मनसब प्रदान किए जाते थे, जो जात तथा सवार के हिसाब से आते थे। जात मतलब शाही पद होता था और सवार घोड़ों की संख्याओं के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। आज के इस चैप्टर में हम केवल इतने ही पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए पॉइंट्स हम कल दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चों से मेरा ये आग्रह है कि वो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो उन्हें मुझे से शेयर भी करें, मैं उनका आंसर उन्हें दे दूँगा। थैंक यू सो मच।